हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर करंट अफेयर सीरीज ऑफ द दृष्टि घटनाचक, जहां पे हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं। ये पार्ट थर्ड वीडियो है। अब तक आप डिस्कशन का फॉर्मेट समझ चुके होंगे। जो भी आपको प्रीवियस वीडियोस हैं वो कहाँ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें हमने 4 पार्ट में क्या किया है, नेशनल अफेयर कवर किए हैं। ये थर्ड पार्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स का, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, जितने भी रिपोर्ट इंडेंसेस ये सब होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे लेक्चर के अपडेट लिंक्स ये सब जो है मैं शेयर करता हूँ। और यहीं पे आपको पीडीएफ के नोट्स के एक्सेस मिल जाएंगे। नोट्स जो है एक क्लास के पीडीएफ रूप में आपको यहीं पे मिलेंगे, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमने पहले पार्ट में देखिए क्या पढ़ा था। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ये अपने जितने भी बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं इनको कवर कर चुके हैं। एंड यहाँ डायरेक्टली हम जंप करेंगे आज अपने सेकेंड पार्ट ऑफ दी दिस इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, इंडस्ट्रीज है, रैंकिंग है, रिपोर्ट्स है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी ये पार्ट क्या है, बिल्कुल आपका थोड़ा स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक इन नेचर मतलब, स्टैटिक कहने का मतलब है इसमें थोड़ा, देखिए करंट अफेयर का पार्ट तो है बट थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे स्टैट चीज़ें हैं, जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट निकाल रही है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिपोर्ट कौन कौन सी निकालती है। अदर जो है कि आपकी जो हमारी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है, ये कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालती हैं। तो जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं बताते जाऊँगा। बाकी इसमें स्टैटिक की चीज़ें रहेंगी, इसमें ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं रहेगा, जहाँ हम डीप डाउन करके पढ़ सके। तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। और पहला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूएस ईरान की इनिशियल पीस एग्रीमेंट का टॉपिक है ये। यहाँ पे पीस एग्रीमेंट अब तो साइन हो चुका है और कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि ओपन कर दिया जाएगा, पर हल्के फुल्के भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो उसके बारे में ये पूरी कहानी है। आपको एक सारे ऑपरेशन में समझाऊंगा कि कैसे एपिक फ्यूरी हुआ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें थी, किसने क्या ऑपरेशन लॉन्च किए। ठीक, तो इसको जो है कि वन बाय वन करते हैं। पहले यही समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस और ईरान का इनिशियल पीस एग्रीमेंट है, जिसमें 14 पॉइंट मेमोरेंडम साइन किए गए हैं। यहाँ से देख लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानियन प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपना पैक्ट साइन किए हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। टर्मिनेशन ऑफ दी हॉस्टिलिटीज़, टर्मिनेट करना है भाई कि जो भी आपने मिलिट्री ऑपरेशन जो है कि ऑल फ्रंट में किया है उसको, कॉन्फ्लिक्ट को एंड करो। लेबनान, इन सब जगह पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है आपका पर्शियन गल्फ, मतलब पर्शियन गल्फ है, उससे हमारे इंडियन ओशन मतलब अरेबियन अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, जो कि इंडियन ओशन से कनेक्टिविटी देता है। लेट मी शो इन दी मैप। मैंने यहाँ पे एक मैप भी लगा रखा है, बहुत पहले मैंने जो है कि यूज़ किया था करंट अफेयर सेशन पढ़ाने में, प्लेसेस इन न्यूज़ का। यहाँ देखेंगे ये पर्शियन गल्फ है, यहीं से आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। इसमें आपको मैं समझा दूंगा इसमें क्या क्या साइट्स हैं, ये सब लोकेशन आपको बता दूंगा। 5-10 मिनट लगेंगे इसमें। बट यहाँ पे आपको ये इतनी चीज़ें याद रखिए। पहला ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, सैंक्शन रिलीफ देने हैं, जो भी आपने सैंक्शंस लगाए हैं कि वेवियर अलाउंग द ईरान टू एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल, इस पे जो है कि वो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब के सैंक्शन हटा दो। रिकंस्ट्रक्शन फंड देना है, जो भी आपने डैमेज किया है वहाँ पे, जितनी भी आपने गैस फील्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है, उसके लिए ईरान ने डिमांड की है कि ईरान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड से इतने जो है कि पैसे चाहिए। फिर अनफ्रीजिंग एसेट्स, उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 14 बिलियन मांगे हैं। ठीक, ये सब सब्जेक्ट है, अभी देखिए पता नहीं कितना क्या पैसा दिया जाए, पर हमें जो है कि एग्जैक्ट फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी न्यूक्लियर कांस्टेंट थे, ईरान इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियर, जितना भी अनरिचमेंट कर रहा था उसको होल्ड कर दिया है। स्टॉक हुई 3.6, यहाँ पे जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने जो है कि इसको यहाँ पे स्टॉप करवाया है। बाकी 60 डे विंडो बनाई है कि इनिशियल एग्रीमेंट सेट टू 60 डे टेक्निकल नेगोशिएशन पीरियड टू सिक्योर फाइनल लीगल बाइंडिंग न्यूक्लियर पैक्ट, जो हमारे यूएनएससी ने सपोज किया है। अब आइए जो है कि इसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने होंगे मेरे साथ साथ। जो है कि देखिए मैं थोड़ा बहुत ही प्रिसाइजली बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो ये वॉर हुई है, इस वॉर का नाम क्या है, यूएस ईरान वॉर 2026। वॉर का नाम नहीं है, बस ये हम हेडिंग दे दे रहे हैं। इस हेडिंग के अंदर हम जो कि पढ़ने वाले हैं थोड़ा वेस्टर्न पॉलिटिक्स का जो है कि यहाँ जियो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है। ठीक, यहाँ पे देखिए कि होता क्या है कि थोड़ी बैकिंग जाने, तो ये बहुत पहले की बात है, समय पहले की, बहुत समय की पहले की बात बोलते हैं। लेट मी, क्या हो गया यहाँ पे, 1953 में क्या होता है, CIA बैक्ड कुप होता है। ये क्या है, CIA बैक्ड कुप, मतलब वो शब्द है तख्ता पलट। ये क्या हुआ कि यूएस एंड यूके जो था, यूएस यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे जो ईरानियन प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, ईरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम कौन थे वहाँ पे, मोहम्मद मौसा देग, इनको नेशनलाइज ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री और इन सब में जो है कि डेमोक्रेटिकली रिमूव कर दिया। तो ठीक, ये बात याद रखेंगे। पहला जो है पॉइंट आपको क्या याद रखना है
यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है कि इन्होंने पहले जो है कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया था यूएस एंड यूके, यहाँ पे आपको जो है कि चीज़ें जो है कि नहीं करते हुए देखने को मिलेगी। फिर इनके बाद जो है कि एक छोटा सा आता है, वहाँ पे शाह एरा आता है। शाह एरा में क्या होता है, यूएस जो है कि क्या करता है, हेवनली रूल लगाता है। वहाँ पे जो शाह मोहम्मद राजा पहलवी थे, थोड़ा वो जो कि वेस्ट को अपोज करते थे, तो इन्होंने काफ़ी इन पे सेक्शन ये सब लगाए। फिर 1979 में क्या होता है, आपको इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। 1979 में क्या होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पे बात होती है कि भाई हम यूएस के साथ जो है कि क्या कहते हैं, कंप्लीटली सीवियर डिप्लोमेटिक टाइज विद जो हमारा यूएस है, उनके साथ जो है कि बातें होती है, ठीक। और यहाँ पे नाम दिया जाता है यूएस को, जो है कि नाम दे देते हैं क्या, ग्रेट शैतान। और इसराइल को नाम दे देते हैं ये लोग, इसराइल को क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसराइल को बोला जाता है लिटल शैतान, ठीक। ये सब जो है कि रेफर किए जाते हैं जियो पॉलिटिक्स में टर्म, क्योंकि लेड बाय जो है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कौन थे, अयातोल खोमनी थे, जिन्होंने इस रिवोल्यूशन को टेक प्लेस किया, मोनार्की को और इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पे थियोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कि वहाँ पहले क्या था, जो है कि मोनार्की चलती थी, फिर यहाँ थियोक्रेटिक रिपब्लिक इन्होंने किया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने, फिर ये सारी चीज़ें हुई। देन जो है आपको प्रॉक्सी वॉर्स देखने को मिलती है 2020 तक, जो है कि यहाँ पे फेज कहा जाता है। ये आपका फेज आता है कब, 1980 से लेके 2020 तक आपका फेज होता है कौन सा, प्रॉक्सी वॉर फेज होता है, ठीक। प्रॉक्सी वॉर फेज होता है, ठीक। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकिंग है, आई होप थोड़ा सा जो है कि समझ में आएगा। 93 से सीआईए ने बैक किया, यूएस ईरान ने जो है कि वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है कि ये सब चीज़ें हुई थी। फिर धीरे धीरे बीच में एक जो है कि इनका प्लान ऑफ एक्शन साइन होता है। इसी में यहाँ पे एक चीज़ आती है, क्या आपने सुना होगा, JCPOA, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन आता है, इसके ऊपर बात होती है। अब इसमें होता क्या है कि ईरान जो है, ईरान क्या कहता है, ईरान चाहता था कि वो भी न्यूक्लियर पावर बने, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे, क्योंकि उसके पास है रिजर्व अच्छे खासे। अभी बताऊंगा, ये जब जो साइट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो साइट्स लिखी हुई हैं, फ्रोडो, नेतान, इफ्सान, ये सब क्या है, ये सब जो है कि साइट्स हैं ईरान की। तो ये यहाँ पे हमारे ये यूरेनियम फील्ड्स हैं, यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था। पर यूएस जो है कि यहीं पे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन लाता है कि कहीं ना कहीं उसको ट्रेड में दिक्कत होगी, तो ये जो कि चीज़ें लाई जाती हैं। फिर होता क्या है, अब देखिए 2000 आता है, 2018, 2018 में यूएस अपने आप को पुल कर लेता है, यूएस पुल्स आउट ऑफ द JCPO न्यूक्लियर डील, उससे जो है कि अपने आप को हटा लेता है, ठीक। अब जो है कि और इम्पोज कर देता है मैक्सिमम प्रेशर, यहाँ पे जो है कि इम्पोजेज मैक्सिमम सेंसस कह लीजिए, जो कि प्रेशर जो है कि सेंसस लिख देते हैं। यहाँ पे उनको जो है कि पूरा रोक दिया जाता है 2018 में कि आप न्यूक्लियर को एनरिच नहीं करेंगे। फिर 2024 में क्या होता है, फर्स्ट एवर जो है कि डायरेक्ट मिसाइल होती है, यहाँ पे फर्स्ट एवर जो है कि स्ट्राइक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 2024 में क्या फर्स्ट एवर स्ट्राइक टेक प्लेस करती है, कहाँ पे, ईरान एंड इसराइल के बिटवीन में जो है कि पहली स्ट्राइक टेक प्लेस करती है। फिर जो है कि फेज आता है आपका यहाँ पे जून 2025। अब जो है कि कहानी वॉर की धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी है। आपने एक ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, यहाँ से जो है कि आपकी एक्सलेशन जो है, पूरा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वजह से स्टार्ट होता है। मिडनाइट हैमर में होता क्या है, यूएस एंड इसराइल जो है, मीन्स यहाँ पे यूएस का एक स्ट्रीट बॉम्बर है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है देखिए, ये जो है यूएस का B2 स्लीथ बॉम्बर, ये जो है कि बॉम्बिंग करता है इस ईरान की कुछ साइटों को। मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो है कि आपको बॉम्ब करते हुए देखेंगे यूएस का स्लीथ, यूएस का जो है कि B2 लिख दे रहा हूँ, B2 स्लीथ बॉम्बर। वहाँ की साइट जो है कि आपकी फ्रोडो, नतान्ज, ठीक। यहाँ पे कौन है, फ्रोडो, नतान्ज एंड जो है कि आपको इफ्सान न्यूक्लियर साइट जो है, नतान्ज एंड इफ्शान, जो है कि सॉरी इफ्शान साइट्स को स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, एक मिनट में, लेट मी चेक इट। तो इफ शहान है, ये IFA, इफ शहान साइट्स को न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देता है। देन जो है कि इसके बाद आपका यूएस के ही बारे में 2026 आता है, जैन 2026 में, ठीक। यहाँ पे थोड़े से जो है कि और सैंक्शन होते हैं, ये वाला जो है कि टाइमलाइन छोड़िए, यहाँ पे फिर आइए आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जब फरवरी 2026 में आपको देखने को मिलता है क्या, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसमें क्या होता है आपका जो है कि इनके जो सुप्रीम लीडर होते हैं, किस दी सुप्रीम लीडर, यहाँ पे जो है कि इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है। इसी एपिक फ्यूरी में यूएस क्या करता है, यूएस किल्ड सुप्रीम लीडर, यहाँ पे जो आपके खामनी थे, खामनी साहब को यहाँ पे जो है कि मार दिया जाता है, असैसिनेट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है कि मार दिया जाता है। देन आता है लेटर ऑन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा क्या,
यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइमलाइन में है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है कि क्लोज कर देते हैं लगभग मार्च मई में, जो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है कि क्लोज हो जाता है। ठीक, मार्च 2026 से हॉर्मोज क्लोज। और फिर यहाँ पे जो है कि इस्लामाबाद रिकॉर्ड में जो है कि 15 जून 2026 में इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है कि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? इसको नाम दिया गया है इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम देके ये डील साइन की गई है। तो इसको जो है कि 2 मिनट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको, मैंने अब तक क्या बताया है। अब तक जो बताया है थोड़ी सी आपको बैकिंग दी है यूएस ईरान की इसराइल वॉर में। अभी देखिए इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है। अभी मैंने सिर्फ बताया कि कैसे यूएस की मूवमेंट से और इसराइल की मूवमेंट से ये टेक प्लेस किया। अभी इसमें जो है कि एपिक फ्यूरी और ठीक है ये रॉयरिंग लायन ऑपरेशन है, ये सब क्या है मैं अभी नीचे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे अभी जो है कि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके माइंड में जो है कि पिक्चर बन जाए। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ याद रखनी है, यूएस ने यहाँ पे पहली बार जो है कि सीआईए बैक कुप्ड रहा। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 में होता है, कहाँ पे, ईरान में जो है कि टेक प्लेस करता है। कौन लेके आते हैं? यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया था, अयतुल्ला साहब लेके आते हैं। इसमें जो है कि यूएस और ईरान को जो है ग्रेट शैतान और लिटिल शैतान कहा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे। प्रोग्रेस को नहीं, प्रोग्रेस मतलब जो है कि न्यूक्लियर वेपन पावर को रोकना चाहते थे। फिर यहाँ पे जॉब का आता है जो कि 1955 से जो कि इनिशिएशन चलता है इसका, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यही रहता है कि आप जो है कि न्यूक्लियर पावर जो है नहीं बनेंगे। फिर ये न्यूक्लियर पावर का टसल चलते रहता है। 2018 में यूएस पुल आउट कर लेता है अपने आप को जॉब का डील से, इम्पोज कर देता है मैक्सिमम सेंक्शन। 2024 में पहला एवर स्ट्राइक होता है ईरान और इसराइल के पहले में जो कि पहली लड़ाई होती है, मिसाइल्स फेंकी जाती है एक दूसरे पे। फिर जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आया, जिसमें फ्रोडो, नतांज, इंसान जो है कि न्यूक्लियर साइट जो है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस ने और इसराइल ने मिलकर किया। यूएस के B2 स्लीथ बॉम्बर ने ये सारी साइट जो है कि डिस्ट्रॉय की। फिर फरवरी 2026 में एपिक फ्यूरी आया, जिसमें जो है कि इनके सुप्रीम लीडर मार दिए गए। फिर इसी में जो है कि आपको अभी अभी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के कुछ वर्जन मिलेंगे, 1 2 3 4, ये सब बताऊंगा। देन यहाँ पे आपका एक रॉयरिंग लाइन है, ये भी जो कि होगा। तो ये आई होप इतनी जो है कि आपकी बैकिंग हो गई होगी। तो अगर ये इतना जो है कि समझ में आ गया तो लाइक बटन दबा के कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि ये आपको समझ में आ गया है। नाउ मूविंग हाइट, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको जो है कि कुछ लोकेशन बता देता हूँ। पहले उससे पहले एक है ऑपरेशन जो है कि राइजिंग लाइन या रोरिंग लाइन है, जो कि इसराइल ने ईरान पे किया था। ये यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, ये आपको नोट्स में मिलेगा, तो इससे याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है, ईरान ने इसराइल पे किया है। और एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग ऑफ विक्ट्री, ये करेगा ईरान यूएस पे अपना बदला लेने के लिए। ये सब जो है कि ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना है तो फरवरी और मार्च का जो है क्या है, फरवरी मार्च का प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेशन है, प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेशन। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि यहाँ पे सेटकॉम क्या है, सेंट्रल कमांड अथॉरिटी है। यूएस जो है कि ऑपरेट करता है यहाँ पे। यूएस के बहुत सारे छोटे छोटे हर जगह जो है कि इसने बेस बना रखे हैं। तो सेंट्रल कमांड अथॉरिटी है, जो देखें तो एक बेस है यहाँ पे। जो मेन बात है, जो सबसे मेन बेस यूज़ किया था वो कतर में यूज़ किया था। कतर में एक मेन बेस है इनका, अल उदिद एयर बेस। इस एयर बेस का नाम याद रखेंगे क्या, अल उदिद एयर बेस, जो कि कतर में लाई करता है, ऑपरेट करता है किस वन, यूएस ऑपरेट करता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा कुछ लोकेशंस पे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछले सेशन में क्या बताया था, लेट इट लोडेड। यहाँ पे INSTC बताया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब यहाँ से जब मुंबई से आपके जो है कि यहाँ पे मुंडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट से यहाँ चीज़ आती है, तो यहीं पे आते हैं। देखिए चाबा पोर्ट यहाँ पे है, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट यहाँ पे है। ठीक, यहाँ बंदर अब्बास पोर्ट है, और यहीं पे एक साइट है बंदर अब्बास पोर्ट। ठीक, यहाँ बंदर अब्बास पोर्ट, पहले INSTC के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है कि आपका जो है कि बंदर अंजलि पे जाता है, फिर बंदर अंजलि से जाके यहाँ पे कैस्पियन सी से होते हुए चला जाता है। ये INSTC की कुछ ईरान में साइट हो गई। देन यहाँ पे देखेंगे, यहीं बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही आपका एक क्या है, बंदर अब्बास एक यूरेनियम माइन है। ये जो है कि काफ़ी अनरिच माइन है। तो यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही आपका है बंदर अब्बास यूरेनियम माइन है, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि आपने तेहरान, फ्रोडो, नतांग, इफ्शान, और यहाँ पे दो और चीज नाम है, परचिम और बिद खाने। ये जो है कि कुछ जगह के नाम है जो न्यूक्लियर साइट और जो है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए यूज की जा रही थी। जिसमें से फ्रोडो एंड नतांज क्या है, फ्रोडो एंड नतांज आदि यूईएफ, यूएफ क्या है, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ से देखिए माइन से जो है कि चीजें ला रही थी, यहाँ पे जो है कि उसको एनरिच करके ये जो है कि इसीलिए जो है कि फ्रोडो और नतांग को उड़ाया गया। ये क्योंकि एक आती यूएफ थी, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। तेहरान क्या है, ये भी एक न्यूक्लियर साइट है। एक इफ्सान, और ये जो है कि जगह है इंपॉर्टेंटली जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज लगाई गई थी। और इस तेहरान और फ्रोडो के बीच में ही दो और जगह है, बिटकाने और परचिम। तो इतनी जगह जो है कि एसोसिएट करती हैं किससे, आपके न्यूक्लियर साइट से। इसके लिए देखिए एक कोडिंग बना रखी है मैंने, टिफनी, TFNY।
TNI, टिफनी से आप याद रख सकते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। टिफनी में टी क्या है, तेहरान है, एफ क्या है, फ्रोडो है, एन क्या है, नताज है, आई क्या है, इफ्शान है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक जगह जिक्र किया होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 3 आइलैंड है। 3 आइलैंड जो कि कौन करता है, क्लेम है यूएई का। यूएई जान रहे हैं यहाँ पे है, यूएई का है, बट इसको जो है कि कंट्रोल कौन करता है, ये ईरान करता है। तो यही आपको 3 आइलैंड देखने को मिलेंगे, अबू मूसा, ग्रेटर तुम, लिटर तुम। ये जो कि ये आइलैंड याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ में आपको अभी दिखेगा ऊपर, यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे मेंशन है खर्ग आइलैंड। ये भी जो है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। खर्ग आइलैंड किसका है, ये है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ अलग कलर से, खर्ग आइलैंड ऑफ द ईरान। तो ये ईरान का है। बाकी ये सब कंट्री इधर जान रहे हैं, ये सब जो है कि अदर कंट्रीज हैं। ये थोड़ा जो है कि क्या है, इजराइल का पोर्शन है, तो ये काइंडली उस वाले सेशन से देख लीजिएगा, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ा सा नहीं तो हैवी हो जाएगा इतनी साइड्स में। तो ये ईरान की इतनी सारी चीज़ जो है कि आप आई होप याद रखेंगे। और यहाँ पे सारे ऑपरेशन याद रखने हैं, राइजिंग लॉयन, ट्रू प्रॉमिस, मिडनाइट हैमर, ग्लाइडिंग स्टार, ये सब क्या है। और यहाँ पे वापस आते हैं आपका, और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे देखिए नेगोशिएशन पॉइंट ही है, आपको याद है इस्लामाबाद अकॉर्ड में ये सब जो है कि बातें होंगी कि क्या क्या साइन है, क्या क्या पैसा देना है, क्या नहीं देना है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। विद दिस यहाँ पे देखिए आप, यह है फरवरी 2028 में जॉइंट स्ट्राइक हुआ, एक न्यू फेज लेता है, जिसमें आपको देखेंगे एपिक फ्यूरी, रॉयरिंग लॉयन देखने को मिलता है। इसराइल ने रॉयरिंग कहा, इन्होंने एपिक फ्यूरी कहा। ठीक, ईरान ने क्या किया, इनको देखिए अब मैं मार्क कर देता हूँ। यूएस का क्या है, एपिक फ्यूरी। इसराइल का क्या है, राइजिंग लायन। ठीक, ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा भाई हम लेंगे ट्रू प्रॉमिस। ठीक, फिर जो है कि यहाँ पे रॉयलिंग लाइन से क्या आता है, अर्लियर जो है कि इसराइल ने फिर क्या प्रॉमिस किया, ऑपरेशन राइजिंग प्रॉमिस किया, टारगेट न्यूक्लियर साइट्स, जहाँ पे आपके तेहरान, नेतांग, फिरतांग और जो है कि खेमसा, इन सब जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। फिर यहाँ पे देखिए अटैक हुआ, यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल था, इसको जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब देखिए कोई भी वॉर होती है, वॉर कम्स विद द हैवी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ्स एंड द ह्यूमैनिटी। ये जो है कि आप बात याद रखिएगा, वॉर जो होती है किसी दो देश के लीडर्स के बीच में होती है। एक इतना हमेशा याद रखना, जैसे राजा महाराजा में राजाओं की लड़ाई होती थी, इसी तरीके से अभी जो वॉर है, जियोपॉलिटिक टेंशन है, वो कंट्री अपने कंट्री को सुप्रीम बनाने के लिए है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम बनाने के लिए। इसीलिए देखेंगे हम, हमारा जो इंस्टेंट है, इंडिया का इंस्टेंट कभी भी किसी को वॉर को सपोर्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम खुद प्रीच कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, हम प्रीच कर रहे हैं कि ऑल वर्ड इज वन, हम जो है कि एक है। तो दैट्स वाई ये याद रखना, कुछ भी हो, ये जैसे गर्ल्स स्कूल हो, कहीं का भी हो भाई, ईरान है चाहे कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें गलत है। ये जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एथिक्स मॉरलिटी की बातें यहाँ पे जो है कि थोड़ी प्रीच कर दी, तो इसको जो है कि आप ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पे आपका जो है कि ये गल्फ रीजन बहराज में 5th हेडक्वार्टर है। यहाँ खमनी के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। सुप्रीम लीडर थे 18 सिंस 1989 में तेहरान ये सब हुआ है। ठीक, इनके सक्सेसन ने इनको जो है कि क्या किया है, न्यू सुप्रीम लीडर जो है कि अनाउंस कर दिए गए थे। हैवी जो है कि ये सब इस्लामाबाद में जो है कि यहाँ पे अकॉर्ड ऊपर साइन किया गया डील में। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में बता दी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको बता दिया। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, अब जान रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है। ठीक, यहाँ पे ये सब जा रहा है। यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बगल में यहाँ मलेशिया वलेशिया है। मलेशिया मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा इधर बनाता हूँ मैं, ये प्यारा सा भारत है। ठीक, ये इंडोनेशिया, ये हो गया अपना म्यांमार व्यांमार। यहाँ क्या है, आप जान रहे हैं, ये इंडोनेशिया, इधर जो है मलेशिया है। तो यहीं से जो है कि एंटर करते हैं जो, तो इसी को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। यहीं पे आपको लिखा होगा, मलक्का लोकेटिंग बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर में, कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को साउथ इंडियन ओशन से। तो ये जो है कि दो आप याद रख लेंगे, क्या, हॉर्मोज और स्टेट ऑफ मलक्का याद रख लेंगे। देन यहाँ पे खर्ग आइलैंड की लोकेशन मैंने बता दी, जो कि पर्शियन गल्फ में है। खर्ग आइलैंड कहाँ लोकेट करता है, मैंने आपको नीचे, सॉरी यहाँ पे नीचे बताया मैंने आपको। देन इसके बाद जो है कि यूएस ज्वाइन दी फ्रे, जो कि राइजिंग लायन ऑपरेशन में ज्वाइन किया। यहाँ पे कुछ साइटें हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके मैंने वर्जन बता दिए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 भी आया है। लेट मी शो यू समवेयर इट इज रिटर्न और नॉट। तो ये रिटर्न नहीं है, पर जो है कि आपका जो है कि होमवर्क है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के बारे में भी देख लेंगे। ठीक, इसको जो है कि आप ब्रीफली गो थ्रू कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो है कि इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंधु, इसको याद रख लेंगे। ऑपरेशन सिंधु क्या है, ये हमारा इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, इंडिया ने लॉन्च किया था, ये है इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है, इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, इसको जो है कि स्पेलिंग देख लीजिएगा, इवैक्यूएशन प्रोग्राम है। मीन्स यहाँ पे हम इंडियंस को जो है ईरान से बाहर निकालेंगे, इंडियंस टू सेफली विदड्रॉ फ्रॉम ईरान। ठीक, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रख लेंगे, ऑपरेशन सिंधु के बारे में है, ग्रोइंग टेंशन की वजह से। देन ये आपका अदर न्यूज़ है, मिडल ईस्ट में जो है कि गाज़ा वॉर डिक्लेरेशन है। तो ये गाज़ा वॉर जो है कि आप जान रहे हैं, इसराइल में जो है कि आपका इधर एक वेस्ट बैंक है, और जो है कि ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा कह रहा हूँ, गाजा स्ट्रिप है।
गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे भी टेंशन है, डिक्लेरेशन है कि आपका जो है कि एंड करेंगे पीस वीस। इसको देख लेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं है। सीरिया में जो है कि अटैक हुआ था, ठीक। यहाँ पे याद रखिएगा ऑपरेशन क्या है। यहाँ पे इसराइल ने ऑपरेशन एरो ऑफ द बसान लॉन्च किया। एरो ऑफ द बसान ऑपरेशन क्या है, वीकन सीरिया करने के लिए यहाँ पे इसराइल ने सीरिया पे अटैक किया। मीन्स यहाँ पे इस मैप में देखेंगे तो आपको सारी लोकेशन पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये पोर्शन है क्या, ये है इसराइल का, ये है जो है कि आपका जो है कि वेस्ट बैंक है, इधर जो है कि गाजा स्ट्रिप है, ये जो एरिया है ये लेबनान है, ये है आपका सीरिया, ठीक। सीरिया, तो यहाँ पे इसराइल ने जो कि इस पे जो कि लॉन्च किया था। मिलिट्री टेंशन यहाँ पे मिडिल ईस्ट में शुरू से बनी हुई है हिस्टोरिकली। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन आया, ऑपरेशन एरो ऑफ बसान, जो कि वीक करने के लिए सीरियन आर्मी के लिए। देन यहाँ पे आपको जो है कि कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसराइल मिलिट्री कंट्रोल ऑफ प्लान ऑफ द गाजा, गाजा पे कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स 2, तो ये याद रखिएगा। और हमास का जो है कि ऑपरेशन है, हमास ने रिस्पॉन्स किया था ऑपरेशन म्यूज स्टाफ। तो ये जो है कि दो ऑपरेशन है, इनको भी आप ब्रीफली देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इसराइल ने क्या लॉन्च किया, इसराइली मिलिट्री ऑप्शन ऑपरेशन ऑन दी गाजा, गाजा पे। तो गाजा सिटी के कंट्रोल करने के लिए गिडियन चैरियट्स 2 चलाया है। हमास ने जो है क्या करा है, ऑपरेशन म्यूज स्टाफ चलाया है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से ऑपरेशन हो गए, देखिए आपको जो है कि मैं ऑपरेशन याद करा देता हूँ। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु क्या है, सिंधु हमारे इंडिया ने इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया है कि इंडियंस को जो है कि वापस वापस लाएंगे, ठीक। ये क्या है, वापसी प्रोग्राम है, ठीक। ये वापसी प्रोग्राम है ऑपरेशन सिंधु इंडिया का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक वो देखने को मिलेगा, ऑपरेशन एरो ऑफ बसान। ऑपरेशन एरो ऑफ बसान क्या है, ये प्रोग्राम है, ये इसराइल ने क्या किया है, सीरिया पे अटैक करा है, सीरिया पे वहाँ की मिलिट्री को वीक करने के लिए किया है। तो ये ऑपरेशन बशान है। फिर आपको मिलेगा ऑपरेशन गिडियन चैरियट। गिडियन चैरियट क्या है, ये इसराइल ने लॉन्च किया है हमास को, मीन्स जो है कि इसराइल ने हमास पे लॉन्च किया है, ठीक। इसराइल ने हमास पे किया है। बट ऑपरेशन मॉसिस क्या है, मॉसिस स्टाफ क्या है, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये गाजा के लिए है, ठीक। गाजा के लिए है। मॉसिस स्टाफ क्या है, मॉसिस स्टाफ जो है कि आपका हमास ने रिस्पॉन्स किया है। हमास ने रिस्पॉन्स किया है किस, गिडियन के लिए हमास रिस्पॉन्स किया, तो इसराइल के लिए ये हमास ने इसराइल पे लॉन्च किया है, किसके, गिडियन के रिस्पॉन्स में। तो इतने सारे ऑपरेशंस हो गए जो यहाँ से आपको निकल के आएंगे। बाकी आपको राइजिंग लायन याद रहना चाहिए। राइजिंग लायन किसने किया, ठीक। यूएस ने कौन कौन सा किया है, यूएस एंड इसराइल मिलके एपिक फ्यूरी, और जो है कि आपका मिडनाइट मिडनाइट हमर किया है, ठीक। मिडनाइट हैमर या हमर से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रू प्रॉमिस क्या है, ईरान ने किया है। ट्रू प्रॉमिस ईरान जो है कि लॉन्च करेगा, ठीक, ईरान के द्वारा है। और यहाँ पे ग्लाइडिंग विक्ट्री ऑफ ये भी है, ठीक। ग्लाइडिंग विक्ट्री भी ईरान के ऑपरेशन है। तो इतने सारे ऑपरेशन इससे जो है कि निकल के आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। राइजिंग लॉन इसराइल ऑन ईरान, ट्रू प्रॉमिस ईरान और इसराइल, ग्लाइडिंग विक्ट्री क्या है, ईरान ऑन यूएस, मिडनाइट हैमर तो यूएस का ईरान पे है। ये अल उद एयर बेस याद रखिएगा, ये साइट्स याद रखिएगा, ये कुछ एंट्री पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। तो स्ट्रेटेजिकली जो है कि मैंने आपको कुछ मिनट में ये सारी चीज़ें जो कि करा दी। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पे अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके आप जो है कि अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए ये आपको कैसा लगा। यहाँ पे बस एक और न्यूज़ है, हर जगह होगी। तो मोदी साहब बिकम द फर्स्ट लीडर टू ऑनर्ड बाय द इजराइल एंड द पैलेस्टीन। इसराइल पैलेस्टीन के क्या ऑनर्ड बाय, क्या चीज़ मिला है, पहले लीडर है जो कि टॉप ऑनर जो है कि रिसीव किया है, स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल, जो कि इसराइल का पार्लियामेंट का हाईएस्ट अवार्ड है। तो स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल जो है कि अवार्ड किया है। एंड जो है कि आपका यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंटेड बाय दिस आमिर खुराना एट द कैसल जेरूसलम। और ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन जो है कि मिला है कहाँ पे, मोहम्मद अब्बास से। बाकी आपको अगर चाहिए कि ये सारे जितने भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसका एक लिस्ट बनाइए, आपका खुद होमवर्क है। जितने भी ऑनर पीएम को दिए जा रहे हैं, बस एक A4 साइज पेपर लीजिए, उसमें सारी लिस्ट ले लीजिए। क्लास में जैसे जैसे मैं बताता हूँ तो उनका एक लिस्ट बना लेंगे, तो एक जगह सारी चीज़ें रहेंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा और उसको रट्टाफिकेशन करने में आसानी होगी। आई होप इस चीज़ को, इस होमवर्क को आप जरूर करेंगे। देन मूविंग विद दिस, यहाँ पे फिर भी टाइम लग गया हमें काफ़ी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसराइल ईरान वॉर पे सारा कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी जो जितनी भी न्यूज़ व्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें, मिडनाइट हैमर, फलाना ढिमका जो है, सॉरी ये सब वर्ड मुंह से निकल जाते हैं, इसके लिए सॉरी। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, एलसेक्ट्रा बोल दे तो ज़्यादा कूल लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। यहाँ पे हिंदी और भोजपुरी जो है कॉन्फ्रेंस ना लग जाए। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, एलसेक्ट्रा आपकी जो एक चीज़ें आ गई हैं, तो इसको आपने सारे ऑपरेशंस को अच्छे से पढ़ लेना है और माइंड में रिटेन करना है। देन मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब ये देखिए भैया, शांति का एक पीस इंडेक्स है ग्लोबली।
पीस इंडेक्स 2026 लॉन्च कौन करता है? सबसे पहले तो याद रखो, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक पीस, ठीक, ये लॉन्च करता है। अब आप सोचो कि आईईपी के बारे में चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या बना क्या है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए क्या कि इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो किसी को हेडक्वार्टर पता है तो जल्दी से मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक पीस का, ठीक, यहाँ पे इकोनॉमिक पीस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। तो एक मिनट, यहाँ पे जो है कि इकोनॉमिक्स पीस का हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पे है? इट्स हेडक्वार्टर इन दी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखेंगे, मेरे को भी थोड़ा सा स्किप हो गया था माइंड से। तो ये कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको जो है कि आपको याद रखना है, बस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ से ये जो है कि आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालता है, और इसके साथ साथ जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितनी कंट्री शामिल होती है, इस पीस इंडेक्स में आपकी 163 नेशन जो है कि इनके बीच जो है कि निकालता है। अदर रिपोर्ट कौन सी निकालता है? आईपीईसी जो है कि इसकी एक अदर रिपोर्ट है। अदर रिपोर्ट है कौन सी? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी निकालता है, ठीक। क्या निकालता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी कौन निकालता है? आईपीईसी ही निकालता है। तो ये जो है कि बात ब्रीफली याद रखेंगे। हाँ, बाकी यहाँ पे आप हमें चीज़ें रखनी होगी, ठीक। यहाँ पे जो है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? आपका आईईपी निकालता है। कहाँ पे हेडक्वार्टर? सिडनी में है। 163 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। इसमें से देखें तो टॉप 5 पीसफुल कंट्री कौन सी है? आपकी आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवानिया, आयरलैंड। और इसका फैक्टर मैं बताऊँ, देखिए ये सब जो है कि टॉप में यही दिखेंगे आपको। टॉप में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक, यही सब दिखेंगी। छोटी छोटी कंट्री जो ऑस्ट्रिया, क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक। क्या है? पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, ठीक, इकोनॉमी अच्छी काम कर रही है। तो इन सब का हैप्पीनेस इंडेक्स, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है कि बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन बहुत कम है। तो सोसाइटी को स्टेबलाइज कर दिया है। कुछ कुछ जगह सोसाइटी, जैसे इटली देखें तो इटली की सोसाइटी इतनी स्टेबलाइज होने के बाद जो है कि डिक्लाइन पे आ गई है, क्योंकि वहाँ पे आपका बैलेंस रेशियो नहीं बचा है। बैलेंस रेशियो इन द सेंस, व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस रेशियो आई एम टॉकिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफिक रेशियो जो है कि थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। तो ये याद रखेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप 5 कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। तो यहाँ से याद रखेंगे टॉप 5 में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवानिया, आयरलैंड है। बॉटम 5 में कौन है? बॉटम 5 में देख रहे हैं, रशिया, सूडान, डीआरसी, यूक्रेन, इसराइल, इंडिया बच गया, ठीक। इंडिया जो है कि याद रखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में यहाँ पे ग्लोबली जो है कि 134 नंबर पे तो खुद यूएस है। इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया 127 नंबर पे है आउट ऑफ दी 163 कंट्रीज। यहाँ पे मैंने बताया ना 163 कंट्री के लेते हैं। तो इंडिया का याद रखना है हमें, बस क्या है मतलब, टॉप से याद रख लीजिए, एक टॉप का याद कर लीजिए, टॉप को फॉलो, 3 पोजीशन टॉप की याद रहनी चाहिए, बॉटम की 3 पोजीशन याद कर लीजिए, और यहाँ पे इंडिया को याद कर लीजिए, इंडिया का रैंक क्या है। और साउथ एशिया ओवरव्यू देखें तो भूटान लीड्स द रीजन ग्लोबली एट 16 पे, और ये श्रीलंका, नेपाल और ये अपने पड़ोसी देश का याद करना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे ये सब याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल के आ गई, उसको जो है कि मैं आपको याद करा देता हूँ। मैंने आपको बताया क्या है, आईईपी है, ठीक। इसको जो कि अलग तरह यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक फॉर द पीस है। ये 2 रिपोर्ट निकालता है। एक तो आपका टेररिज्म पे हो गया, ठीक, यहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकालता है, ठीक। यहाँ पे टेररिज्म लिख दे रहा हूँ, बाकी पीस इंडेक्स निकालता है। अब इस पीस इंडेक्स में भी आपको क्या याद रखना है, इसमें पीस इंडेक्स से पहले हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी। यहाँ पे सिडनी जो है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। इसको क्लियरली लिख देता हूँ, कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी देखेंगे यहाँ पे क्या है, टॉप 3 याद रख लो। टॉप 3 में कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद जो है कि न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बाद कौन है? आपका स्विट्जरलैंड है। जितने भी देखिए लैंड वाले हैं, ठीक, यहाँ पे एक निमोनिक आइसलैंड, न्यूजीलैंड आ रहा है, स्विट्जरलैंड आ रहा है। तो ये 3 लैंड जो है कि आपके टॉप 3 है, टॉप 3 है। फिर उसके बाद जो है कि बॉटम के याद कर लीजिए। बॉटम में आपको जो है कि याद रखना है, रशिया से उम्मीद नहीं थी, पर आपको जो है कि ऐसे याद रख लीजिए कि रशिया जो है कि सबसे बॉटम में है। फिर सूडान है, और फिर डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। हमारी इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया के रैंक है आपके 127। और साउथ ईस्ट एशिया में टॉप किसने किया है? भूटान ने किया है, ठीक, भूटान ने। पाकिस्तान की, POK लिख दिया, पाकिस्तान को जो है कि पाक लिख देते हैं, पाकिस्तान की 152 है। और बांग्लादेश की याद रख लो, बांग्लादेश थोड़ा सा ऊपर है, 117 नंबर पे। तो ये कुछ जो है कि हमारे ग्लोबल पीस इंडेक्स का फॉर्मेट हो गया, ये याद रख लेंगे। देखिए इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये देखिए, आप हर जगह मैं जो है कि इतना डीप में नहीं जाऊँगा। जहाँ भी ये रैंकिंग वैंकिंग होगी, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दिया। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, और चीज़ों को रटने के लिए इस तरह से आपको अपने फॉर्मेटिंग और राइटिंग कर लीजिए, 1-2 बार याद हो जाएंगी। देन जो है कि आपका नेक्स्ट आता है क्या? वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग। ये कौन निकालता है? ये आपका निकालता है आईएमडी। आईएमडी क्या है? ये मैनेजमेंट और मीन्स यहाँ पे
बिजनेस स्कूल है, यहाँ पे इंटरनेशनल मैनेजमेंट कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे IMD बिजनेस स्कूल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लेट मी टोल यू, ये भी जो है कि मैं बता देता हूँ, लेट मी चेक इन दी नोट्स। ठीक, ये जो है कि आपका IMD जो है कि बिजनेस स्कूल है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे है ये, लेट मी राइट इट हेयर। ये जो है IMD बिजनेस स्कूल है, जो कि क्या वर्ल्ड की कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग निकालता है। ये है कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका HQ जो है कि मैं बता दूं, HQ कहाँ है, ये ल्यूसाने, ल्यूसाने कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक, ये यहाँ पे है, बिजनेस स्कूल है। IMD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट बिजनेस स्कूल, जो कंट्रीज के मेजर नेशनल स्टेबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन द इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर द एंटरप्राइज कॉम्पिटिटिवनेस को निकलता है। ग्लोबल रैंकिंग देखें तो ग्लोबल रिटर्न में भाई साहब सिंगापुर सबसे टॉप पे रहा है, हांगकांग जो है कि आपके सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड नंबर पे खुद है स्विट्जरलैंड, ताइवान है, UAE है। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग देखें तो इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, सेटल्ड एट दी 44th पोजीशन। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, ग्लोबल इंडेक्सेस में न्यू ड्राइवर ऑफ द कॉम्पिटेटिवनेस लाइक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, रिलायबल गवर्नेंस, देन जस्ट एंड कोल्ड एंड स्केल, मतलब जो है कि आपका चीजें हैं, इसके 4 कोर पिलर्स हैं, वो कोर पिलर्स याद रख लो। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नेंस इफिशिएंसी, बिजनेस इफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के रैंकिंग निकाली जाती है। इससे ज़्यादा इससे आप में कुछ याद नहीं रखना है, तो आई होप इसको जो है कि आप देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो याद करा दूँ, क्या है, वर्ल्ड का कॉम्पिटेटिवनेस देखेगा, कोई मैनेजमेंट देखेगा, मैनेजमेंट में आपको याद रहना चाहिए IMD बिजनेस स्कूल कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, तो इसको आप याद कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इंडिया की रैंकिंग ये तो मत भूलिएगा, हर जगह इंडिया की रैंकिंग याद रखना जरूरी है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 44 है। ठीक, 44 कॉम्पिटेटिवनेस में 44 कर दिया हमने। ठीक, नाउ मूविंग अहेड, और थोड़ा लिटर फास्टर फेज पे चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे सारी आएंगी, ऐसी ही रिपोर्ट आएंगी। ठीक, अब इसको जो है कि थोड़ा लिटर फास्टर फेज पे करेंगे, ये सारी रिपोर्ट जो है कि कवर करनी है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो यहाँ पे पहला देखिए है EUI जो है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है। तो क्या है EIU, क्या है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेटिक इंडेक्स आया है। इसमें हमारा जो है कि रैंक क्या है, इंडिया की रैंक फेल हुई है, याद रखना, गिर गई है 45 पे। ठीक, ओवरऑल जो है कि हमारी रैंक कितनी फॉल हो गई है, 45 पे। इसमें से इंडिया ने ओवरऑल डिक्लाइन स्कोर देखा है -0.33 का, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में आ गई है। फ्लॉड का मतलब होता है फ्लॉलेस, मतलब इसमें जो है कि कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियां हिंदी में बोलेंगे तो देयर आर सम रॉन्गनेस और फ्लोनेस। तो याद रखेंगे 45वीं रैंक है। इंडिया की रैंक यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, जो है कि देखिए 45 45 45 44 किस में थी, कॉम्पिटेटिवनेस में 44 थे ग्लोबल रैंक, और 45 किस में है, हमारी EIU में है। और ये जो है कि आपका डेमोक्रेटिक इंडेक्स निकालता है। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे पे देखिए न्यूजीलैंड, डेनमार्क, मैं बता रहा हूँ ना, ये जितनी पॉपुलेशन लेस कंट्रीज हैं छोटी छोटी, ये ही आपके टॉप पे हमेशा देखने को मिलेंगी। फिर बॉटम रैंक में देखें तो एब्सोल्यूट बॉटम में आपका अफगानिस्तान 167वीं रैंक पे है, और लोवेस्ट स्कोरिंग अथॉरिटेरियन स्टेट कौन सा है, नॉर्थ कोरिया है। ठीक, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो जान ही रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो डेमोक्रेसी कहाँ से होगी। फिर आपको आता है सिप्री। सिप्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिप्री का ईयर बुक आ गया। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, ये जो है कि आपको थोड़ा जो है कि पता रहना चाहिए। ठीक, लेट मी टोल यू अबाउट दी सिप्री के बारे में। ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको जो है कि ये हमारी रिपोर्ट रिपोर्ट निकालती है। तो सिप्री का जो है कि फुल फॉर्म है, कहीं आप लिख लीजिए, यहाँ पे कहीं शायद मेंशन नहीं है, तो लेट इट राइट हियर, तो यहीं पे जो है कि मैं लिख दे रहा हूँ। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है आपका, जो है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक, ये जो है कि सिप्री की फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है, ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। इसकी लोकेशन कहाँ है, स्टॉकलैक स्वीडन, जो कि आपका इसका लोकेशन भी लिख देते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है। ठीक, स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक, जिसका काम है इंटरनेशनली जितने भी आपके थिंक टैंक हैं, इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, ये भी जो है कि छूट के इन्फॉर्मेशन, 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में है। ये अपनी सिप्री ईयर बुक निकालती है, जो कि ग्लोबली इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। दूसरे मतलब सारी कंट्रीज का सिक्योरिटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री स्पेंडिंग क्या क्या रहा है, इसमें जो है कि ये मेंशन होता है। तो आप देखेंगे एस्टिमेटेड यही है कि 57th एडिशन निकाला है इसने, क्या निकाला है, 57th एडिशन निकाला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने। सिप्री यहाँ पे लिखा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं गया। ठीक, यहाँ पे 57th एडिशन जो है कि निकाला है, मीन्स एडिशन निकली है, जिसमें आपको बताया गया क्या, एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स फाइल्स। ठीक, यहाँ पे जो है कि याद रखेंगे एस्टिमेटेड ग्लोबल जो है कि न्यूक्लियर आपका वॉरहेड स्टॉक फाइल्स में US सबसे ऊपर है। देखेंगे जिससे डिप्लॉयड वॉरहेड्स कितने हैं, रसिया, ये सब याद नहीं रखना है, बस एक बार गो थ्रू कर लेंगे।
ये याद रखिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर में यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है कि सबसे इंडिया 2025 मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना रहा है, 92.1 बिलियन रहा है, जो कि 8.9 इंक्रीज हुआ है 2024 से। तो ये हमारे डिफेंस को थोड़ा जो है कि स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि डिफेंस ने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी टॉप 5 ये याद रखना है आपको, यहाँ से वॉर हेड कितने डिप्लॉय हुए हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड स्टॉक पाइल किसके पास है। तो यहाँ से आपको ये याद रख लेंगे ऊपर की इंडिया की लोकेशन याद रख लेंगे, इंडिया के पास कितने हैं, 12 क्या है न्यूक्लियर वॉर हेड स्टॉक पाइल्स हैं। फिर आपको ये याद रखना है टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर कौन से हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो टॉप में सबसे यूएस है, फिर चाइना है, रसिया है, 5th नंबर पे हम आते हैं इंडिया। ठीक, इंडिया का देखिए वैसे यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस, देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इनका थोड़ा पहले से घटा भी है, तब ये -7.5 हुआ है एज कम्पेरिजन टू पिछले साल में। बट यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं, 10 टाइम्स डिफरेंस है डिफेंस का। फिर इसके बाद जो है कि आपको आर्म प्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा कौन कितना आर्म प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, ये जो है कि थोड़ा आप ओवरथ्रू कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन हमेशा नाम सुनने को मिलता है, यूएस का सबसे ज़्यादा जो है कि एक्सपेंड करता है। तो ये जो है कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद जो है कि टॉप 5 आम इंपोर्टर में देखिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है, हम लोग कहाँ पे हैं, इंडिया की लोकेशन मार्क कर देता हूँ। इंपोर्ट में टॉप 5 इंपोर्टर में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। एक्सपोर्टर में हमारे अभी कोई रैंक नहीं है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, एक्सपोर्टर में हमारी कोई रैंक नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे जो कि इंडिया की कौन कौन सी रैंक है, इंडिया ने न्यूक्लियर वॉरहेड एपन क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड में हम कहाँ पे हैं, 12th नंबर पे हैं। ठीक, स्पेंडिंग में कौन से नंबर पे है, स्पेंडिंग में हमारा जो है कि 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे याद रखना है। फिर यहाँ पे जो है कि आर्म इंपोर्ट में इंडिया कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है। एक्सपोर्ट में कोई अभी रैंकिंग है नहीं। ठीक, एक्सपोर्ट में कोई रैंकिंग नहीं है। बाकी स्पेंडिंग ये सब याद रख लेंगे। ये यहाँ से हमारे क्या हो गया, सिपरी कंप्लीट हो गया। देन जो है नेक्स्ट आता है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है कि मैस्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी निकालती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। वाइल जो है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड जो है कि सेकंड प्लेस ग्लोबली है। ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वर्ल्ड का टॉप स्पॉट में क्या है, 15वीं बार जो है कि लगातार इसने टॉप किया है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है रिलीज ऑन दी दिस जून। और ये रिलीज कौन करता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे मेरे को गलती से ये हो गया कंफ्यूजन। यहाँ पे आपका क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है कि आपकी रिलीज कौन करता है, यहाँ पे रिलीज बाय, एक मिनट गाइस लेट मी चेक। यहाँ पे इट इज रिलीज्ड बाय, आपको ये रिलीज करते हुए कौन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्यूएस की फुल फॉर्म है। यहाँ पे नाम थोड़े से होते हैं तो स्पेलिंग में जो है कि क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्वैक क्वेरली, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, QUA क्वैक क्वेरली सिम्डम्स। एक जो है कि ये आपका यही इसको रिलीज करता है, क्वैक क्वेरली सिम्डम्स है। ये हमारा हायर एजुकेशन एनालिटिक करता है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक, यूके का, यूके बेस्ड है। क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, जिसमें से एमआईटी जो है कि टॉप रहा है 15वें साल लगातार तक। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन सेकंड रहा है। और जो है कि थर्ड कौन रहा है, ग्लोबल स्टैंड अप फॉर द सेकंड प्लेस रहे हैं। इंडिया में देखें तो इंडिया इज द 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड यूनियन, यहाँ पे 52 यूनिवर्सिटी फीचर हुई है। आईआईटी दिल्ली जो है कि सबसे हाईएस्ट में रहा है। ठीक, यहाँ पे 52 यूनिवर्सिटी फीचर हुई है, आईआईटी दिल्ली सबसे हाईएस्ट में रहा है। बस याद रखिए, जंपिंग किया है क्या, 5 प्लेसेस टू, यहाँ पे 118वें ग्लोबली पे आ गए हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हमारी ये रैंकिंग्स है, जो भी हमारे आईआईटी बॉम्बे मद्रास करके 52 यूनिवर्सिटी में से कौन सी रैंक कहाँ पे है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, नथिंग एल्स। बस ये याद रखिए, ये क्वाक क्वेरली क्या है, ये सिमॉन्स है, MONDS। ठीक, आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालती है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। देन मूव करते हैं हेड, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। एक बहुत ईजी है, ये तो आप पढ़ते रहते हैं। इंडिया की रैंक बस याद रख लो, 157 है। 180 कंट्रीज में से 180 में से कितनी है इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक है 157 में से 180 में से। एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इंडिया की रैंक है 157 इन दी 180 कंट्रीज। इसको निकालता कौन है, रिलीज बाय दी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एज रिपोर्टर्स सैन फ्रांसिस्को, RSF कहते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है। तो याद रखिएगा, RSF ने क्या निकाली है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स निकाली है, जिसमें इंडिया की ये रैंकिंग है। इंडिकेटर होते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सेमी सोशल कल्चर और सेफ्टी, ये सब इंडिकेटर्स हैं, जिसमें बस आपको याद रखना है 157 रैंक है। फिर आगे बढ़ जाइए। फिर ये सब जो है कि कौन टॉप 5 कंट्रीज रही हैं। ठीक, इसी में जो है कि आपको दिखेगा फिर से वही नॉर्मल, ये जो है कि आपको ऑप्शन जो है कि एलिमिनेट ऐसे ही करने हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इन्हीं में से टिक कर देना। बॉटम 5 देख सकते हैं, ये बॉटम 5 है। इंडिया रैंक इन 2026 157, जो कि स्कोर ऑफ इतना है यहाँ पे, जबकि इंडिया पिछले साल जो है कि 151 पे था।
ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया है, तो क्या कह सकते हैं। ठीक, आरएसएफ जो है कि वेरी सीरियस कैटेगरी में डाल दिया है कि भाई फ्रीडम इंडेक्स जो है कि वेरी सीरियस हो चुका है, इसको देख लेंगे आप। फिर जो है कि आपका कौन निकालता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देख लो, यहाँ पे भी टॉप में दिखा देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टॉप कौन है, टॉप 5 देख लो, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, सब वही छोटी कंट्रीज होंगी। हमें क्या याद रखना है, अपनी इंडिया की रैंक याद रखनी है। इसको देखिए पहले देख लेते हैं कौन रिलीज कौन करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कि आपका रिलीज हुआ है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन में। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार पब्लिश हुआ था एनुअली सिंस 2012, पब्लिश बाय दी वेलबिग रिसर्च सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। ठीक, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक, याद रख लेंगे। ये पब्लिश कौन करता है, वेलबिग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, इसको जो है कि बताएंगे। ठीक, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, हमारा जो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये होता है आपका यहाँ 19 मार्च है, तो डे अहेड मतलब मार्च 20। यहीं से आप जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये लाइन भी लिखी है, 19 मार्च की रिपोर्ट लिखी है, अहेड द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे अब इंडिया की रैंकिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो 0 to 10 स्केल में जो है कि ये करते हैं, जहाँ पे आपके 6 एक्सप्रेशनरी वेरिएबल्स हैं, जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब जो है कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरसिटी, ये। और यहाँ पे फिनलैंड जो है कि फर्स्ट पोजीशन पे है। और यहाँ पे वो पॉइंट कहाँ गया, आई एम मिसिंग समथिंग, नो नो, यहाँ पे है। इंडिया रैंक हुआ है आपका 147 कंट्री में से 116वीं कंट्री पे। बस ये आपको याद रखना है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक रैंकिंग पे। तो इंडिया की जो है कि अपीयर्स एट दी रैंक 116, जिसमें से ये सब देख लेंगे। और यहाँ पे सच कुछ नहीं है। अब बाकी चाइना ने 65 है, रसिया 79 पे है, ये सब जो है कि इतना याद नहीं रखना है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट भी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको ब्रीफली याद रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं हम अपने जो है कि नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे हमारा क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है। ये देखिए आईईपी आ गया, मैंने ऊपर ही बताया था, हेडक्वार्टर इन द सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, जो एक रिपोर्ट है कहाँ पे क्या है, इसको पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। ठीक, देन इंडिया की पोजीशन है जीआईटी में, इंडिया रैंक 13, सोज दी रिलेटिवली स्टेबल एंड इम्प्रूविंग। यहाँ पे टेररिज्म खाली अटैकिंग नहीं होता, यहाँ पे थोड़े साइबर क्राइम ये सब जो है कि लेफ्ट विंग का और नक्सलिज्म, इन सब में थोड़ा सा जो है कि पार्ट आ जाता है। तो इस वजह से 13 रैंक पे अपना स्टेबल है। ठीक, तो ये जो है कि याद रखेंगे। देन यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको जो है कि देख लेंगे। इसमें भी कौन रिलीज करता है, सिंपल सी बात है, इट इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको जो है कि रिलीज करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्लिन में है, 1993 में फाउंड हुआ था, ये याद रखना है। फिर इसके बाद सीधे आपको याद रखना है हमारी रैंकिंग क्या है। ग्लोबल फाइंडिंग देखेंगे, एवरेज जो है कि 42 से डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग क्या है सीपीआई में। ठीक, हमारा ये सब जो है कि डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब है। इंडिया की रैंकिंग में दिखा दूँ तो लेट मी शो यू। यहाँ पे इंडिया जो है, हाँ, इंडिया परफॉर्म बेटर देन दी एशियन कंट्रीज। यहाँ पे इंडिया की रैंक कहाँ लिखी हुई है, हाँ, तो इंडिया जो है लैग बिहाइंड सब रीजनल पीस। तो भूटान, इंडिया 39 स्कोर पे। ठीक, ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, इंडिया का 39 है। और यहाँ पे हमारा जो है कि इससे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं गाइस, तो इसको याद रखिएगा। इंडिया रैंक एट द 91st विद द स्कोर ऑफ 39, ये पॉइंट ये था, ये मिसिंग हो रहा था मेरे से। तो इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 91st, जो है कि याद रखेंगे इसमें सीपीआई में। अब तक जो है कि हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है कि ऊपर से आपको सारी रिवाइज होनी चाहिए, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर क्या है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। ये क्या है, 14th एडिशन निकाला है ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स ने निकाला है इसको मार्च 2026 में। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कंसर्न ऑफ द इरोजन ऑफ द आईपी, जो हमारा जो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं अमंग दी वेरियस जो है कि इन कंट्रीज इंक्रीज किया है। इंडिया की रैंक याद रख लीजिएगा 43 है। ठीक, इंडिया 43rd है 55 इकोनॉमीज में से, जो कि इंडिया का स्कोर बिलो दी एशिया एवरेज है, फॉर अबाउट दी टॉप 10 एवरेज। तो इतना जो कि ब्रीफली याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल कौन निकालता है, यूएस चैम्बर कॉमर्स जो है किसको निकालता है, 14th एडिशन है यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री का। तो बस रिमेंबर इतनी सारी चीज़ें जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। अब तक जो है कि क्या क्या पढ़ा है, जो कि 2 मिनट में अगर समअप करें तो हमने आईआईपी पढ़ा, क्या पढ़ा, आईआईपी इंडेक्स पढ़ा 2026 का, कौन निकालता है, यूएस कॉमर्स चैम्बर निकालता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 43 है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, सीपीआई पढ़ा, करप्शन में जो है कि कितनी 92 है, हम लोग की 91st है, सॉरी यहाँ पे क्या है 91st रैंक है। देन यहाँ पे हमने ग्लोबल टेररिज्म में देखा तो हम लोग 13 नंबर पे जो है कि हैं और स्टेबल कैटेगरी में आते हैं। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस में देखें तो हम लोग की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वीं रैंक है, कितने 147 कंट्रीज में से 116 नंबर पे देश है कि हमारा जो है कि देश देख लीजिए कितना दुखी देश है।
ठीक, फिर इंडिया की रैंक जो है कि आपके फ्रीडम इंडेक्स में देखें तो जो है कि घटती हुई दिखी है, 197 पहुंच गई है, 157 पहुंच गई है, पहले 151 थी, 2026 में 157 पहुंच गई है। देन आगे जो है कि मूव करें तो क्यूएस जो है कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग आई है, जिसमें से इंडिया की यूनिवर्सिटी बहुत सारी गई हैं, जिसमें से टॉप किसने किया है, आईआईटी दिल्ली ने 118 है, बाकी ये सब जो कि देख लेंगे आप। फिर यहाँ पे सिपरी सिपरी में जो है कि मैंने बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट न्यूक्लियर वॉरहेड 12 है, स्पेंडिंग में 5th नंबर पे है, एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग में 2nd नंबर पे है, एक्सपोर्ट कुछ किया नहीं है, ये सब यहाँ से देख लेंगे। फिर यू हाँ, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितने नंबर पे है, 45 नंबर पे है, 44 किस पे है, वर्ल्ड की कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में हम लोग 44th नंबर पे है। फिर ये सब जो है कि आपको ऑपरेशन ये सब बता दिए। तो विद दिस हमने जो है कि इतने नोट कवर कर लिया है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आप फिर इसके आगे जो है कि प्रोसीड करते हैं, हमारा क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। सो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जो है कि आ चुका है। इसमें जो कि क्या करा है, ये एनआरआई 2025 4 फरवरी 2026 को रिलीज किया गया है। किसके द्वारा, पोर्टलस इंस्टीट्यूट के द्वारा, पोर्ट लूनेस इंस्टीट्यूट ने इसको निकाला है। और ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या बताता है, कंट्री की इफेक्टिवनेस बताता है, कंट्री इफेक्टिवनेस यूज डिजिटल नेटवर्क टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस सिस्टम टू ड्राइव देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ जो है कि डिजिटल नेटवर्क टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस की बात करता है। बाकी इस इंडेक्स में देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, जैसे आईसीटी है, टू लेवरेज दी कंट्रीज रेडीनेस टू लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना है। ठीक, इस एडिशन में कितनी 100 जो है कि 27 इकोनॉमीज को गवर्न किया गया था। टॉप 5 कौन सी है, टॉप 5 में यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूएस देखने को मिलेगा, हर जगह फिनलैंड आता था। यहाँ रेडीनेस में जो है कि नेटवर्क रेडीनेस में यूएस टॉप करते हुए देखने को मिलता है, फिर फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन है। लोवेस्ट 5 जो है कि एक बार देख सकते हैं कौन सी क्या कंट्री है, बस हमें क्या याद रखना है, अपनी इंडिया की रैंक याद रखनी है। तो इंडिया जो है कि क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है कि पहले ये है कि थीम याद करिए, थीम ऑफ एनआरआई 2025 क्या है, एआई गवर्नेंस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिसी एंड द रेगुलेटरी अप्रोच। तो एआई गवर्नेंस करना है, एआई गवर्नेंस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिसी और उसका जो है कि हमें याद करना है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अप्रोच को देखना है। तो ये इसका थीम था। बाकी हमारी जो है कि इंडिया अमंग दी India is also ranked second among the low middle income countries behind वियतनाम, और फर्दर इंडिया रैंक थर्ड ऑन द इंडिकेटर रिलेटेड टू डोमेस्टिक मार्केट स्केल और इनकम क्वालिटी में। ये अलग रैंकिंग है हमारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, और जो है डोमेस्टिक मार्केट और इनकम इक्वालिटीज में। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखें तो यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस एनआरए में मार्क सिग्निफिकेंट इन डिजिटल रेडीनेस में, कंट्री रोज टू द पोजीशन ऑफ द 45 टू द ग्लोबली वाइल स्कोर दिस कंपेयर टू द, हमारा 2024 में स्कोर इतना रहा था, हमारा स्कोर हल्का सा जो है कि रोज हुआ है। तो यहाँ पे 45वीं पोजीशन ओवरऑल है, और जो है आपका लोअर मिडिल इनकम में सेकंड है, और जो है कि थर्ड जो है कि कहाँ पे है, डोमेस्टिक मार्केट स्केल पे है। तो ये 3 रैंकिंग आप याद रखेंगे रेडीनेस से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देन अरेस्ट ऑफ दी वेनेजुला प्रेसिडेंट, आप जानते हैं प्रेसिडेंट वेनेजुला को कौन है, आपके निकोलस मोडरू, इनको जो है कैप्चर कर लिया था यूएस फोर्सेज ने। जिसका ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना, बहुत सारे डिस्प्यूट पे चलते हुए। तो यहाँ से आप देख लेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको जो है कि आप ब्रीफली जाके पढ़ लेंगे कि साउथ अफ्रीका में है क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको अपने हिसाब से पढ़ लेंगे आप। देन नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। ये जो है कि क्या बताता है, ये लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में। एक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, क्या शो करेगा, इज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क डिजाइन टू मेजर द रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क कंडक्ट थ्रू ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ठीक, इसमें बहुत सारे अप्रोच लिए जाते हैं, 154 कंट्रीज को जो है कि इसमें काउंट किया जाता है। ये हमारे जो है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था 2026 में बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद में, जिसमें इंडिया जो है सिक्योरिटी 16 ग्लोबल रैंक अमंग दिस 154 कंट्रीज। ठीक, इन दी नेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, जो कि रिलीज होता है क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इसको याद रखना, कौन रिलीज करता है, बाय दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रिलीज होता है। ये लॉन्च किसने किया है, इंडिया में जो है कि इंडेक्स को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, वो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, याद रखना, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया है। बाकी इसको लॉन्च कौन करता है, ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दो चीजें हैं कि रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स जो है कि रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रिलीज करता है। बट हमारा जो इंडेक्स है, इंडिया का इंडेक्स, इन्होंने इसके रिलीज करने के बाद रामनाथ कोविंद ने न्यू दिल्ली में इसको रिलीज किया था, मतलब लॉन्च किया था। और इसको याद रखना 16वीं रैंक है। ठीक, बस इतना याद रखना, ये कितना क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, स्कोर भी इतना जो है कि जरूरी नहीं है। तो ये इसको एक बार इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट ये है, डेवलप वाला देख सकते हैं कि डेवलप बाय दी आपका WFI, JNU और IIM मुंबई, इन सबको मिलके ये इंडेक्स डेवलप किया गया है।
फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, बाकी टॉप कंट्रीज ये सब क्या है, इतना ज़्यादा डाटा रिटेन नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार गो थ्रू कर लेना। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 25th एडिशन है। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। यहाँ पे देखिए एक होमवर्क होगा आपको, जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डालिए गूगल पे और आपको लंबी सी लिस्ट मिलेगी कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट निकलती है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। हैशटैग होमवर्क है ये आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स देखना, इतना काम आपको करना होगा। इस बार का जो है कि आप 25th फर्स्ट एडिशन है, जहाँ पे पब्लिश हुआ है जनवरी में। वॉन्स द वर्ल्ड इन एंटरिंग ए एज ऑफ कंपटीशन, जहाँ पे फेज है ग्लोबल रिवाइवली होगी, जियो पॉलिटिकल रिवाइवली, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन और क्लाइमेट स्ट्रेस रहेगा। ठीक, ये सब जो है कि पॉइंट्स हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम जो है कि डिफाइन करता है इन सब जो है कि क्राइटेरिया पे। ये सब आप देख लेंगे। टॉप 5 ग्लोबल रिस्क जो है कि शॉर्ट टर्म किसका है, लॉन्ग टर्म कितना है, ये सब आपको जो है कि एक बार गो थ्रू करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या देखें क्या नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रहने वाली नहीं है। इंडिया का याद रखना है, इंडिया का रिस्क आउटलुक क्या है। की रिस्क इन्वॉल्व है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनकम जो है कि इनकम और वेल्थ इनक्वालिटी यहाँ पे जो है कि जानते हैं, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, तो ठीक, ये सब जो है कि आपको याद रखना है। बाकी जो है कि स्टेटमेंट भी बहुत अजीब अजीब से आते हैं। अभी जो है कि रिसेंटली एक फेमस बिजनेसमैन है, बहुत ही ज़्यादा इनके वीडियो देखे जाते हैं, इन्होंने क्या कह दिया था कि इफ़ द रिचर मैन प्रोड्यूस मोर बेबी देन द रिचनेस ऑफ द countries develop, poor people produce baby, poorness of the country develop। तो बहुत ही, मुझे तो स्टेटमेंट बहुत खराब लगी। यहाँ पे जो है कि रिच और पुअरनेस क्या चीज़ है, एक डिटरमिनेंट फैक्टर है। हमें जो है कि पुअर को ऊपर करना है, कंट्री जो है कि पुअर पीपल्स को बढ़ाने को कहती है, और इन इन भाई साहब का कहना है कि पुअर पीपल बच्चे पैदा कर रहे हैं तभी गरीबी आ रही है। तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, आपको जो है कि पता है तो प्रसंग का नाम लिखिए अगर आपने ये स्टेटमेंट सुना है तो। बाकी यहाँ पे देखें आपकी इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, डाउन टर्न और स्टेट का इंडिकेटर है। इंडिया का रिस्क जो है कि इनफेसिस करता है गवर्नेंस कैपेसिटी, और ये सब जो है कि याद रख लेंगे एक बार आउटलुक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। देन प्रोसीड करते हैं, आपका एशिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है। एशिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मतलब कौन कितना ज़्यादा कैसा मैन्युफैक्चर कर रहा है, रिलीज करता है डिजान सीरिया एंड एसोसिएट, इसको रिलीज करता है। इंडिया की पोजीशन बस याद रखिए, इंडिया की पोजीशन क्या है, 6th पोजीशन है, नथिंग एल्स मैटर। तो ये सब जो है कि देख लेंगे। चाइना फर्स्ट पे है, मलेशिया, वियतनाम। एशिया की रैंकिंग है तो एशिया की कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। ठीक, इसको ब्रीफली देख लेंगे। इंडिया की पोजीशन 6th है, पहले पे चाइना है। वर्ल्ड की इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है 2026 की। वर्ल्ड की इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज होती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है। इनइक्वालिटी रिपोर्ट है तो इनइक्वालिटी लैब में जो है कि प्रिपेयर करके निकाली जाती है, एडिटेड बाय द इकोनॉमिस्ट जो है कि कौन सी, ये जो है कि पूछा जाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया है तो उसको पब्लिश तो ये कर रहा है, बट एडिट किसने किया था, थॉमस पिट्टी एंड दी लूकस चांसल ने इसको एडिट किया था। बस इतना याद रखेंगे। बाकी ये सब टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल जो है कि कंट्रोल करते हैं नियरली 75% ऑफ द वेल्थ, वाइल बॉटम 50% ओनली 2%, टॉप 1% होल्ड दी 37% ऑफ द वेल्थ। ये दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट इससे फ्रेम हो सकते हैं। और बाकी वेल्दियस्ट जो है कि अबाउट 60,000 इंडिविजुअल्स ही हैं, जो कि हमारे 3 टाइम्स ऑफ द मोर देन दी पुअरेस्ट 50% ग्लोबली। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना हो, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यही सब जो है कि आपके पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको जो है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे एक इंडिया का पॉइंट आएगा तो इसके बारे में देख लेंगे। रिपोर्ट जो है कि आपको ग्लोबल कंसर्न दिखाती है क्या नहीं है, इसको जो है कि एक बार पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इतने परसेंटेज आप याद भी नहीं रख पाएंगे। बस ये जो है कि 1-2 पॉइंट है जहाँ से स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट इंडेक्स सीडीआई 2025। अब ये क्या है, कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट इंडेक्स। अपने डेवलपमेंट के लिए कौन कितना ज़्यादा कमिटमेंट है, ये इस इंडेक्स में ये कहा गया है। इसको मेजर कौन करता है, ये करता है सेंटर फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का है तो सेंटर फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट रिलीज करेगा। ठीक, इसी तरीके से आपको याद रखना है। इनइक्वालिटी कौन निकाल रहा है, ग्लोबल इनइक्वालिटी। कमिटमेंट डेवलपमेंट है तो ग्लोबल कमिटमेंट डेवलपमेंट निकाल रहा है, तो इसको जो है कि ये रिलीज करता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर्स में स्वीडन, जर्मनी, ये सब आ गए। मेजर इकोनॉमी में जो है कि यूएस रैंक करता है 28, ये याद रख सकते हैं। चाइना इतना, इंडिया की रैंक क्या है, 36 है, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी 30th ऑन द इनकम एडजस्टेड रैंक, नॉट 29, तो इसको याद रखिएगा। इंडिया ओवरऑल रैंक 36 है, 30th ऑन द इनकम एडजस्टेड रैंक, नॉट 29। ये पॉइंट लिख रखा है कि 29 और 30 में जो है कि फर्क नहीं है, मतलब फर्क है, तो यहाँ पे जो कि याद रखना है। यहाँ पे इंडिया रैंक सेट दी 8th इन दी इन्वायरमेंट है। ठीक, 38 जो है कि अपनी 38 सीडीआई इकोनॉमीज में ट्रेड डेवलपमेंट फाइनेंसेस है। ठीक,
ये सब जो कि याद रख लेंगे। इंडिया की रैंक कितनी है, इन्वायरमेंट में 8 है, किसमें, कमिटमेंट डेवलपमेंट में, ठीक, अपने इन्वायरमेंट के लिए कितना कमिटमेंट कर रहे हैं, इसमें 8th रैंक है। ऐसे ओवरऑल देखें 36 रैंक है, ठीक, इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इंडिया एट दी यूनेस्को 2025, अपना जो है कि यूनेस्को पे कैसा क्या सीन रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़िएगा एक एक चीज़, कि यहाँ पे इंडिया री इलेक्टेड हुआ है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2025 से 29 के टर्म में, और दिवाली वॉज इंस्क्राइब एट द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी। और इससे पहले जो है कि आपके और भी चीज़ें जो है कि इसमें ऐड हो रखी हैं, तो पढ़ लेंगे। यूनेस्को के बारे में देखिए, ये पॉइंट है, कब इस्टेब्लिश हुआ, 45 में, फ्रांस में जो है कि इसका पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का मेंबर है 1946 से, इंडिया का मेंबर है 1946 से, ये याद रखेंगे। 58 जो है कि बोर्ड में 58 मेंबर्स होते हैं, 4 साल टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 25 से 29 के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है। दिवाली जो है कि इंस्क्राइब किया गया है इंटेलिजेंट, जो देखिए दो, इसमें दो चार्ट आते हैं, एक टेंजिबल हेरिटेज कल्चर होता है जो फिजिकल एसेट है, एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में जैसे देखिए आपको महाभारत हो गया, ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, ये सारे जो है कि पहले से रजिस्टर्ड है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। बाकी देखिए अदर जो है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अदर में आपको कुंभ मेला, दुर्गा पूजा इन कोलकाता, रामलीला, योगा, ये सब जो है कि मिलता है। 47 सेशन हुआ है आपको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, ठीक, यहाँ पे पेरिस फ्रांस में टेक प्लेस किया है। 46 सेंसस जो है कि कहाँ हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज इन दिल्ली में हुआ था। तो इसको जो है कि एक बार अच्छे से थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा, कि कोई पॉइंट आ रहा है तो आप उसको करने के लिए कैपेबल हो जाए। और यहाँ से पढ़ लेंगे कि यहाँ भी आपका क्या क्या है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इंडिया का 40, इसको जो है कि 44th हेरिटेज प्रॉपर्टी जो है कि इंस्क्राइब किया गया है। 12 फोर्ट्स हैं इसमें, ठीक, इसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 फोर्ट्स हैं, ठीक, ये जो है कि याद रखेंगे, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में जो है कि 12 फोर्ट्स हैं। इसमें से जिंजी फोर्ट लोकेटेड है तमिलनाडु में, बाकी सब जगह महाराष्ट्र में है। खाली एक जो जिंजी फोर्ट है, जिंजी फोर्ट, वो तमिलनाडु में है, बाकी सारे के सारे फोर्ट महाराष्ट्र में है। तो याद रखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में जो जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में है, बाकी जो ये 11 है आपके महाराष्ट्र के विभिन्न लोकेशन में है, ठीक। बाकी ये याद रखिएगा, इंडिया के पास 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स्ड है, ठीक। और यहाँ धोलावीरा, रामप्पा टेम्पल, ये सब जो है कि इंक्लूड किए गए हैं, ठीक, ये सब जो है कि याद रख लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको रेक्टिफिकेशन करना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत जो है कि इसका आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है, तो उसको आप गूगल करके थोड़ा सा होमवर्क करेंगे इसमें। देन यहाँ पे यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट है 2025 का, ठीक, यहाँ पे किसको रिलीज किया है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट ने इसको रिलीज किया है, यूएन का अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट है। रिलीज भी कौन कर रहा है, अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट ही इसको रिलीज कर रहा है। इसमें रैंकिंग देख लेंगे, ठीक, 9 ऑफ द वर्ल्ड 10 मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है कि कौन आई है, जकार्ता जो है कि फर्स्ट रैंक पे है, ढाका, ये सब जो है कितने रैंक पे है, इसको बस आपको देख लेना है। प्रॉस्पेरिटी पे है, तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ पूछेगा तो कैपेबल होंगे आप आंसर देने के लिए, बस इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे। हंगर इंडेक्स है, कौन कितना भूखा है, इस पे जो है इंडेक्स है, ये कौन निकालता है, हंगर जो है कि क्या है, कंसर्न है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको निकालता है। याद रखिएगा, हंगर इंडेक्स एक कंसर्न है, इसको कौन निकालेगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड निकालेगा विद दी, यहाँ पे वेल्थ जो है कि क्या है, ये अपना वेंथंग हंगर लाइफ है, ये इसको जो है कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग, ठीक, इसको प्रोनाउंस कर लेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द पीस आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, ये तीनों मिलकर जो है कि इसको निकालते हैं। देन इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे इंडिया की जो के बारे में आई थिंक यहाँ पे आपको हंगर इंडेक्स में देखना पड़ेगा। ग्लोबल एवरेज जो है कि रहा 18.3 में, मॉडरेट हंगर जो है कि है। रिपोर्ट जो है कि 4 इंडिकेटर्स पे काम करता है, अंडर न्यूट्रिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग, मतलब जो है कि हाइट जो डॉर्फनेस होती है, चाइल्ड स्टनिंग पे बात करता है, चाइल्ड वेस्टिंग पे और चाइल्ड मोर्टेलिटी पे बात करता है, ठीक। ये सब जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। ग्लोबल की बात है, यहाँ पे ग्लोबली जो है कि बात की गई है कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, पर्टिकुलरली ऐसा जो है कि स्टेट में नहीं दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है, 102 है 123 कंट्रीज में से, जो कि कैटेगरी कौन सी है, सीवियरिटी कैटेगरी है, सीरियस कैटेगरी है, माल ये सब है, याद रखेंगे। 102 इंडिया की रैंक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये देखिए थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, इसके लिए तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये नोबेल प्राइज़ के बारे में बात है कि फिजिक्स में किसको मिला है, क्या मिला है, तो इसका मैं ट्राई करूंगा कि आपको, क्योंकि इसमें जो है कि नोबेल प्राइज़ को पढ़ाने के लिए क्या होता है, आपको थोड़ा जो है कि आइडिया होगी। यहाँ पे देखिए आपको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है, ये जो है कि कैसे क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा आइडिया हो तो आपको रहना चाहिए, नहीं तो इसको जो हैशटैग होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में आपको क्या करना है, रट्टाफिकेशन, नाम वाम की चीज़ें हैं, ये सब नाम रट्टाफिकेशन करना है। बाकी सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताएंगे। अगर 10 12 15 कमेंट हुए
कम से कम 10-12 जो है कि कमेंट ऐसे रहने चाहिए जिनको ये नीड है कि नोबेल प्राइज़ का डिटेल में पढ़ना है, तो मैं वीडियो ला दूँगा उस पे। क्योंकि जैसे एमओएफ के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग टनलिंग क्या है, यहाँ पे जो है कि जिस फील्ड में जैसे साइकोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में मिला है, तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो है कि क्या है, पेरिफेरल इम्यून सिस्टम पता है तो वो चीज़ क्या है, ये जीन कैसे काम करते हैं, ठीक, ये सब जो है कि फॉसेक्स 3 जीन क्या है, ये सब जो है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ये आइडिया रेक्टिफिकेशन का है। बाकी इस पे अलग से वीडियो बनना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो अगर आपको होगा तो मैं इस पे थोड़ा डिटेल वीडियो ला के आपको बता दूंगा ये नोबेल प्राइज़ का क्या एवोल्यूशन रहा, कैसे क्या रहा, कब किसको मिला है। मैथ्स का नोबेल प्राइज़ देखिए, यहाँ पे मैथ्स की नोबेल प्राइज़ की कोई कैटेगरी नहीं होती, पर उसके लिए एबल प्राइज़ दिया जाता है। लिटरेचर का जो है कि हाईएस्ट अवार्ड क्या है, ये सब थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इसका क्या करना है, बाकी आपको होमवर्क में दे दिया है तो काइंडली डू इट। फिर लिविबिलिटी इंडेक्स है, ठीक, जीवन यापना इंडेक्स की कौन कैसे जी रहा है उसके बारे में है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, ठीक, इसको जो है कि ऊपर भी हमारा डेमोक्रेसी भी निकाला था इसने, लिविबिलिटी इंडेक्स भी निकाल रहा है, कौन कितना कंट्री सेफ है। तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन क्या है, हमारी बोथ दिल्ली एंड मुंबई रैंक्ड 150 141 और 173 आउट ऑफ 173 सिटी में 141वें पोजीशन पे है, ठीक। यहाँ पे लिविबिलिटी इंडेक्स के जो है कि इसमें क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे क्या है, कौन टॉप पे है, कि कहाँ पे कितना सेफ कौन रह रहा है, ठीक है। 5 कैटेगरी में स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे बेस्ड करता है, ठीक, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिया में दिल्ली और मुंबई को रैंक किया गया 141वें पे, ठीक, और बाकी टॉप 5 सिटीज आप देख सकते हैं। तो जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, 19th एडिशन आया अभी, ठीक, जनरल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब जेंडर गैप का मतलब हो गया आपस में मेल फीमेल की गैप क्या है, कितनी क्या क्या चीज़ों में। डायमेंशंस बहुत सारे हैं, 4 की डायमेंशन है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ, और जो है कि पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जेंडर गैप का मतलब कितना है, मेल टू फीमेल जो है कि रेशियो कितना ब्रिजिंग गैप है, कि काफ़ी चीज़ों में कैसा कॉम्पिटिटिवनेस रह गया है, तो इसी को जेंडर गैप कहते हैं। निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। टोटल 148 इकोनॉमीज में इसको जो है कि निकाला गया है। अब बस इसमें जो है कि टॉप 5 इकोनॉमीज में देख लीजिए कौन है, ठीक, यहाँ पे 0 से 1, 1 जो है कि पैरिटी होता है, मीन्स जो है कि बराबर होने वाला है, जो जितना कम स्कोर करेगा उतना ज़्यादा खराब कंडीशन है। इंडिया देखिए कितने पे है, 131 प्लेस पे है अमंग दी 148 कंट्रीज में से, जो कि रैंक आपकी 129 थी, तो डिटोरेट ही हुई है, ठीक। जेंडर पैरिटी जो है कि 64% पे है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक मेजर कंसर्न है, इसमें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे हमने जो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए 106 CEA लाया है, 33% रिजर्वेशन के लिए। तो ये सब जो है आप ब्रीफली देख लेंगे, इसमें आज सच कुछ है नहीं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी रिलीज की जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा। इसमें सस्टेनेबिलिटी मीन्स जो है कि आप कितने ज़्यादा सस्टेनेबल है अपनी फ्यूचर गोल्स को लेके, मीन्स टुडे रिसोर्सेज सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इस पे जो है कि ये रिपोर्ट का मोटो है, बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है। बाकी आपको 17 SDGs याद रहनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, यहाँ से ये देख लेंगे। बाकी टॉप रीजनल ईस्ट में जो है कि किसका क्या रोल है, यहाँ पे टॉप रैंकिंग किसकी है, फिनलैंड लीड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, 19 ऑफ दी 20 यूरोपियन कंट्रीज में से चाइना की इतनी रैंक है 49th। एंड अपने इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, इंडिया के बारे में यहाँ से देख लेंगे कि इंडिया रैंक है 99th आउट ऑफ 167 कंट्रीज, जिसमें हमारा स्कोर है कुछ 66.6 अप्रॉक्सीमेटली, जो है कि 67 मान लेते हैं। इम्प्रूव स्टडली ओवर द लास्ट 4 ईयर्स में देखिए थोड़ा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि 109 से देखिए हम कहाँ से 120 से जो है 121, फिर 112, 109 से 99 पे आ गए हैं। यहाँ पे रीजनल कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया जो है कि अपना स्टिल स्टिल ट्रेल सेवरल ऑफ इट्स नेबर, देखिए तो भूटान इन सब की जो है कि थोड़ी अच्छी कंडीशन है हमसे। बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश थोड़ा लैग है, बांग्लादेश 114 पे है और पाकिस्तान 140 पे है। तो ये जो है कि हमारी कुछ जो है कि कहानी कंप्लीट हो जाती है किसकी, हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपके जितने भी रिपोर्ट इंडेक्सेस थे, इससे जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सबमिट और ये सब हुआ है, इसको जो है कि मैं थोड़ा इसमें नोट्स ऐड कर दूंगा, आपके जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन इन सब के नोट्स हैं इनको मैं एडअप कर दूंगा कि SCO का क्या रोल है, क्या नहीं है, कौन सी कंट्री है, ठीक। तो ये यहाँ पे एशियान के बारे में थोड़ा बहुत नोटिंग हो जाएगी, तो ये सब मैं आपको नोट करके इसको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यहाँ पे ऑफ करते हैं इसको। आई थिंक यहाँ पे अभी एक सेशन और लगना चाहिए, देखते हैं अगर अगले सेशन में अगर 1.5 आवर में मे भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़ बची हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट सेशन में ही सोच रहा हूँ एक सेशन और लगेगा। आई विल बी फिनिशिंग दिस इन दी नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको नेशनल डिजास्टर ये सब बताने हैं।
तो ईज़िली हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जहाँ पे इसको कंप्लीट किया जाएगा। टिल देन इसको जो है कि 1-2 बार देख के रिवाइज़ कीजिएगा, थोड़ा जो भी जहाँ नेसेसरी होमवर्क दिया है उसको कर लेंगे आप। विद दिस साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए और चीज़ों को करते रहिए। यहाँ पे आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।